हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी क्लास ठीक चल रही होगी। और मैं आपके 2027 में आने वाले परीक्षा बोर्ड के लिए एक बेहतर क्लास आपको रोज़ाना प्रदान करा रहा हूँ, ताकि ये मेरी मेहनत आपके लिए काम आए। ओके बच्चों, तो हम दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट कर चुके थे और अब हम कर रहे हैं दूसरे चैप्टर का दूसरा भाग। सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं जैसे हमने पहले एग्जाम में देखे हैं और आगे भी एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। देखिए, हमने पीएच होता क्या है ये आपको बता दिया था। अब हमको देखना है कि पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहला क्या है, दांतों की सुरक्षा। हम पता लगा सकते हैं, अगर हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम आता हो तो क्या कह सकते हैं कि हमारे दांत खराब होने वाले हैं। अगर उससे ज़्यादा आएगा तो मान लीजिएगा आपके दांत सही हैं। ठीक है। दूसरा है पाचन में, पेट में HCl की भूमिका। पीएच से क्या पता चलता है कि हमारे पेट में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो कितना है। अगर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो क्या बनाएगा, एसिडिटी, तेजाब बनाएगा, वो एसिडिटी बनाएगा, एक प्रकार से गैस बनाएगा हमारे पेट में, है ना। और तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, इनो लेते हैं, या आप बेकिंग सोडे का यूज करते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि जब आपके पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जो एसिडिटी होती है, तो आप एसिडिटी के उपचार के लिए क्या करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरा है कृषि में मिट्टी की जांच। खेती करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, पीएच स्केल का। अब गांव में तो मालूम नहीं होता लोगों को इतना, लेकिन जब जो लोग बड़ी बड़ी खेती करते हैं, 100 बीघे, 150 बीघे, 200 बीघे, और जिनको जानकारी है, तो वो क्या करते हैं, पहले मिट्टी का पीएच मान निकलवाते हैं। ठीक है ना। अगर मिट्टी का पीएच मान ठीक है तो वहाँ पे क्या होगी, कृषि खेती अच्छी होगी। ठीक है। आगे मधुमक्खी के डंक के उपचार में, जब मधुमक्खी क्या कर लेती है, काट लेती है ना, तो मधुमक्खी के काटने के बाद क्या होता है, हमारा हाथ या पैर या शरीर का कोई भी अंग सूज जाता है ना। तो उसके उपचार में भी हम किसका यूज करते हैं, पीएच का। ओके बच्चों। और अगला है हमारा शरीर के रक्त का पीएच संतुलित रखने में। हमारे जो शरीर का पीएच मान होता है उसको संतुलित रखने में किसका महत्व है, पीएच का महत्व है। देखो, पूरा चैप्टर आपके जीवन से रिलेटेड है। दांतों की सुरक्षा करने में, पेट में HCl की भूमिका में, खेती करने में, मधुमक्खी के डंक के उपचार में, उपचार होता है इलाज में, और शरीर के रक्त का पीएच मान संतुलित करने में। मैं कह सकता हूँ कि याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है अम्ल। अम्ल मैंने बताया था जो खट्टे होते हैं, एवं धातु। ठीक है, अम्ल एवं धातु। वैसे मैं धातु बता दूं आपको, जैसे लोहा होगा, तांबा हो गया, स्टील हो गया, ये सब काय में आती है, धातु होती है। कुछ धातु के पदार्थ भी होते हैं, सोडियम हो गया। ठीक है ना। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया लिखिए। धातु वाला चैप्टर मैं कल कराऊंगा आपको, लेकिन इसकी अभिक्रिया समझ लेते हैं पहले हम। देखो, अम्ल प्लस जब धातु की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मैंने अम्ल ले लिया HCl। HCl की फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के बताओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, मैं देखना चाह रहा हूँ आप क्लास को रेगुलर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। कि आप लोग अगर क्लास को हल्के में लेंगे तो आप अपना नुकसान करने जा रहे हो, ये बात समझ लेना। सारे क्वेश्चन एग्जाम अपॉइंटेड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम तो धातु है और CO3 कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaCl, नमक बनेगा, जल बनेगा, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आगे देखिए, सूचक क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था सूचक क्या होता है। वे पदार्थ जो अम्ल अम्ल क्षार और लवण की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। जैसे लिटमस, लिटमस में क्या काम करेगा, सूचक का काम करेगा। अगर हम लिटमस पर क्या डाल देंगे, अगर लाल लिटमस पर
क्या डाल देंगे हम, खट्टा डाल देंगे तो उसका रंग बदल जाएगा, है ना। और नीले लिटमस पेपर डाल देंगे, उसका रंग बदल जाएगा, ठीक है ना। हल्दी भी ऐसी है, आप नींबू लेना और हल्दी लेना, उन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराना, तो आप थोड़ी देर बाद देखिए उसका रंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है आपका फिनाइलफ्थैलीन और ऐसा ही आपका मिथाइल ऑरेंज। ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, सूचक के अंतर्गत आते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये अम्ल और क्षार की पहचान, उनके रंग परिवर्तन करते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान का रंग परिवर्तन करते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्या है। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, अम्ल तो अम्ल है, जो पदार्थ खट्टे होते हैं, H धनायन देते हैं और जल में अधिक मतलब पूर्णतः आयनित होते हैं, उन्हें तो बोलते हैं अम्ल। लेकिन प्रबल क्या है, प्रबल मजबूत, दुर्बल क्या है, कमजोर। अब देखिए प्रबल अम्ल क्या है, जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। आयनित होता है जो जल में पूर्णतः आयन हो जाएंगे, तुरंत जल से क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे, जल में घुल जाएंगे पूर्णतः। जो प्रबल अम्ल होंगे पूर्णतः घुलेंगे, आयनित हो जाएंगे, अपने आयन छोड़ देंगे जल में। और क्या हुआ, H आयनों की संख्या अधिक होगी। जो H धनायनों की संख्या ना प्रबल अम्ल में वो क्या होगी, अधिक होगी। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं बार बार बोल रहा था कि आपके बार बार याद हो सके बच्चों। H2SO4, ठीक है। दो अम्ल मैंने एग्जाम्पल आपको इधर दे दिए, इनको बोलेंगे हम प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, अब आप देखिए दुर्बल अम्ल में बच्चों प्रबल एवं दुर्बल अम्ल, तो मैंने आपको प्रबल अम्ल बता दिया, जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, H धनायनों की संख्या अधिक होती है, जैसे HCl और H2SO4, ये दो ऐसे अम्ल हैं। और भी अम्ल है, मैंने एग्जाम्पल दिए आपको। दुर्बल अम्ल क्या है बच्चों, जल में कम आयनित होंगे, जल में क्या होंगे, कम आयनित, और H धनायन की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। जैसे CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। मैं अगर कहूँगा कि बच्चों एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए, आप क्या बताएंगे, CH3COOH। ओके बच्चों, हाँ। अब आगे चलते हैं हम। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाता है। अब ये कह रहा है अम्ल और क्षार विद्युत का चालन क्यों करते हैं। जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं वो विद्युत का चालन क्यों करते हैं। चालन मतलब होते हैं अम्ल और क्षार में भी विद्युत प्रवाहित हो सकती है, बह सकती है, उसमें भी करंट आ सकता है, ठीक है। अब उसका कारण क्या है, आपको पता है अम्ल क्या देते हैं, H धनायन। अगर हम जल में अम्ल को छोड़ेंगे तो वो क्या देंगे, H धनायन। और क्षार क्या देंगे, OH ऋणायन। तो H धनायन और OH ऋणायन क्या होते हैं, विद्युत के लिए लाभदायक होते हैं, है ना। अगर जल में अम्ल H धनायन देता है और क्षार OH ऋणायन देता है तो विद्युत किससे बनती है, जल से ही तो बनती है विद्युत। तो जब जल में ये H धनायन तथा OH ऋणायन दे रहे हैं तो ये किसके लिए आवश्यक होते हैं, विद्युत धारा के चालन के लिए। इसलिए क्या होता है, अम्ल और क्षार में विद्युत का चालन होता है। सीधा लिखना, अम्ल और क्षार जल में घुलकर H धनायन और OH ऋणायन आयन बनाते हैं, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। आगे चलो बच्चों, जल में अम्ल मिलाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ये बच्चों, अगर हम जल में अम्ल मिलाते हैं तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखो, अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है और जल अपने आप में एक नॉर्मल पदार्थ है। अब आप सोच के खुद बताइए मुझे, आटे में जल मिलाओगे या जल में आटा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। हम हमेशा उस पदार्थ में दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं जिसकी संभावना बिगड़ने की कम होती है। अगर मैं जल में आटा मिलाऊंगा, जल में आटा, तो हो सकता है आटा रोटी लायक ना बने,
अगर मैं आटे में जल मिलाऊंगा तो अपनी इच्छा अनुसार जल को थोड़ा डाल सकता हूँ, ज़्यादा डाल सकता हूँ, और आटे से रोटी आराम से बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं अम्ल को जल में मिलाऊंगा तो उससे क्या होगा, जब अभिक्रिया होगी तो मेरी जो जान है, जो मेरा जीवन है, मेरे हाथ पैर, मेरा शरीर, उसको टच होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, उसको नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। ठीक है। अगर इसके विपरीत आप अम्ल में जल मिलाओ, अम्ल बहुत सारा हो और जल थोड़ा सा हो, तो क्या होगा, एकदम से आग निकलेगी उसमें से, मतलब हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो आपको जला भी सकती है, आपके शरीर के अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए कहा जाता है हमेशा अम्ल को जल में मिलाओ। एक बाल्टी पानी है, उसमें आप एक ढक्कन अम्ल मिला रहे हैं, वो प्रभावी नहीं होता, एक ढक्कन और मिला दो, और भी नहीं होता और मिला दो, समझे ना। तो आप अम्ल को जल में मिलाओ, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी, कमेंट में जरूर लिख के बताना ऊष्माक्षेपी क्या होती है। ओके, अब चैप्टर के अंत में आ गए हैं हम। कुछ पदार्थों के नाम व सूत्र हैं, और ये पदार्थ एक एक नंबर में भी आते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ठीक है। वॉशिंग माने धोना, मैंने आपको बता रखे, बेकिंग सोडा बोले तो खाने का सोडा, इसके उपयोग मैंने समझा दिया आपको। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने वाला सोडा, ठीक है, मैंने इसके भी उपयोग आपको बता दिए। बेकिंग सोडे को पढ़ेंगे NaHCO3, वॉशिंग सोडे को पढ़ेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। फिर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग मैंने बता दिया आपको। सूत्र क्या है इसका, CaOCl2। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब POP क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके मैंने आपको उपयोग पढ़ा दिए। ठीक है। इसका सूत्र क्या है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट अर्ध, मतलब आधा है, अर्ध हाइड्रेट, हाइड्रेट बोले तो जल, H2O। जिप्सम पत्थर जो बताया था मैंने आपको, पत्थर जो होता है, उसका सूत्र क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ओके बच्चों, बुझा हुआ चूने का सूत्र बताओ, एक नंबर में ऐसे आ जाएगा, तो क्या है, CaOH का होल 2i। कास्टिक सोडा, अब कास्टिक सोडा क्या है, देखिए, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ये क्या है, तीनों अलग अलग है। ठीक है। कास्टिक सोडा NaOH, जो जिस बर्तन पे अधिक क्या लग जाता है, दाग लग जाते हैं, या देखा होगा आपने, जो साइकिल की दुकान होती है और मोटरसाइकिल की दुकान होती है, उन पर एक कास्टिक होता है उनके पास, वो साइकिल के पुर्जों को साफ करते हैं। कास्टिक किसी भी पदार्थ, जो लोहे का पदार्थ है, उसे साफ करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है कास्टिक। आप अपने माता पिता से पता कर सकते हो कास्टिक क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या हो सकता है। ओके। नमक NaCl आपको पता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपके पेट में बनता है, HCl। एसिटिक अम्ल CH3COOH। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर के 2 भाग मैंने करा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। मैंने तो बहुत ही ध्यान से आपको कराए हैं। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ, लिख के पढ़ा रहा हूँ, समझा के पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। पेपर से संबंधित क्वेश्चन है, पहले भी आते थे, आगे भी आएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहे, और वीडियो में क्वेश्चन को लिख ले आप देख करके, ताकि आपके आगे काम आ सके। ओके बच्चों, धन्यवाद, साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए, और मिलते हैं हम पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।